हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द नेक्स्ट सुपर 20 टेक्निकल एमसीक्यू सीरीज। और इस सीरीज की ये हमारी थर्ड वीडियो है। ऑलरेडी 2 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलॉइंग एलिमेंट पे 20 सुपर क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबल आपके एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं या फिर जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है एलॉइंग एलिमेंट के बारे में, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा इस पर कन्फ्यूज़न बहुत सारा होता है। कुछ एलॉइंग एलिमेंट को हम छोड़ दें जो बहुत ही फेमस हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। और बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस नेचर का कि इस एलॉइंग एलिमेंट को ऐड करके हम किस मैकेनिकल प्रॉपर्टी को अल्टर करते हैं या बेसिकली इस किस प्रॉपर्टी को ये इफेक्ट करता है। तो आज हम थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में, ताकि हम उसको भूल ना पाएं। तो डिटेल में एनालिसिस करेंगे एक एक क्वेश्चन का, ये भी देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको थोड़ा सा आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम का नॉलेज है तो ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अगर आपको लगता है कि आपको आयरन कार्बन डायग्राम सीखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले आपको आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम का, वहाँ से उसको देखिए, फिर उसके बाद इसको देखें आप, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू एकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, टफनेस ऑफ द स्टील इज इंक्रीज बाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब टफनेस को भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि टफनेस बेसिकली होता क्या है। जब आप किसी मटेरियल को डिफॉर्म करते हो या फिर स्ट्रेच करते हो प्लास्टिकली, मतलब वो अपने आप को फिर से रिकवर नहीं कर सकता है, तो उस टाइम पे आपने कुछ फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट्स मीन कि वहाँ पे आप कुछ वर्क परफॉर्म कर रहे हो। और ये जो वर्क आप परफॉर्म कर रहे हो दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में उस मेटल में स्टोर होता है। अब ये मेटल के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल कितनी एनर्जी को स्टोर करेगा और कब फेल करेगा, ये उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं टफनेस, मतलब जो मटेरियल जितना ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा उस मटेरियल का टफनेस उतना ज़्यादा होगा। तो दिस इज नथिंग बट अ टफनेस। इससे रिलेटेड भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी इससे रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है कि टफनेस आप टेस्ट कैसे करते हो। तो आप सभी मैकेनिक्स के लैब में ये टेस्ट किया होगा, CRP का, आइजोड का, दोनों टेस्ट हैं, इम्पैक्ट टेस्ट। इससे हम टफनेस टेस्ट करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर है निकिल। जो निकिल होता है इससे टफनेस हमारे मटेरियल की इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे निकिल के अलावा भी बहुत सारे एलॉइंग एलिमेंट हैं, तो हम वन बाय वन करके सबको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में कि ये एलॉइंग एलिमेंट ऐसा क्या करते हैं कि ये प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है और कौन सा एलॉइंग एलिमेंट कौन से प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आयरन और कार्बन एलॉय की। आयरन कार्बन के साथ इसमें कुछ दूसरे एलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं जो बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टी को अल्टर करने के लिए, हालांकि वो केमिकल प्रॉपर्टी को भी अल्टर करेंगे, बट हम फोकस करते हैं यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर हो या सिविल इंजीनियर हो, तो हम बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टी को फोकस करते हैं। एक चीज और जान लो आप कि किसी भी मटेरियल का अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टी अल्टर करना है तो आप क्या क्या कर सकते हो, किससे मैकेनिकल प्रॉपर्टी अल्टर हो सकती है। तो पहली चीज आप उसमें क्या कर सकते हो, दूसरे मटेरियल्स जिनके पास वो प्रॉपर्टी है उनको मिला सकते हैं, जिसे आप एलॉइंग कहते हो। दूसरा चीज आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में सुना होगा, वो भी आप कर सकते हो। तीसरी चीज आप कर सकते हो, कुछ मैकेनिकल वर्क परफॉर्म कर सकते हो जिससे उसकी प्रॉपर्टी अल्टर हो जाएगी, और रिक्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हो। तो ये बेसिक प्रोसेस होते हैं जिससे आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी को अल्टर कर सकते हो। हालांकि केमिकल प्रॉपर्टी भी अल्टर होंगी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बट वो हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो बेसिकली हम कहते हैं कि जो एलॉइंग एलिमेंट होते हैं वो मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को अल्टर करते हैं, और जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एलॉइंग एलिमेंट को वहां पे ऐड करते हैं। अब जो हमारा सबसे पहले एलॉइंग एलिमेंट है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया, निकिल, टफनेस को इंक्रीज करता है। निकिल बेसिकली क्या होता है, एस्टेनाइटिक प्रमोटर होता है। तो आयरन कार्बन डायग्राम अगर आपने पढ़ा होगा तो बेसिकली जो हमारी स्टेनलेस स्टील होता है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट को अगर हम कह देते हैं एस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील, फिर फेराइट कहते हैं, फिर मार्टेसाइट कहते हैं, डुप्लेक्स भी बनता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपको थोड़ा आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम का डायग्राम होगा तो बेटर रहेगा आपको समझने में। तो यहाँ पे ये प्रमोटर होता है, निकिल ऑस्टेनाइट बनाता है। यहाँ पे अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये क्रोमियम का कॉम्बिनेशन होता है और ये निकिल का कंपोजिशन होता है, जिससे ऑस्टेनाइट स्टील क्या होता है हमारा क्रिएट होता है।
इसके अलावा निकिल जो होता है इसमें करोजन रेजिस्टेंस भी होता है। अब करोजन रेजिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है। देखो करोजन बेसिकली होता क्या है, किसी का ऑक्सीडाइजेशन होना, किसी भी मटेरियल का ऑक्सीडाइजेशन होना। अगर वहां पे कुछ आप ऐसे मटेरियल लगा देते हो जो कि पेरेंट मेटल से पहले ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो क्या करेगा, एक लेयर क्रिएट कर लेगा पेरेंट मटेरियल पे और उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। और इस काम में क्रोमियम बहुत स्ट्रांग है, आगे हम क्रोमियम को भी डिस्कस करेंगे। तो निकिल भी क्या होता है, एक करोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, इसके साथ साथ ये टफनेस को इंक्रीज करता है, इंपैक्ट स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। लोअर टेम्परेचर पे भी ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी को ये अल्टर करता है। अब हम बात करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये करोजन रेजिस्टेंस को इंप्रूव करता है। कैसे इंप्रूव करता है, जैसे मालिक हैं, मालिक से पहले नौकर क्या किया, गोली खा लिया खुद ही, तो वही काम क्रोमियम भी करता है। स्टील में आप इसको मिला देते हो, मतलब स्टील क्रिएट होता है अलाइंग एलिमेंट से क्रोमियम, और क्रोमियम क्या करता है, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक लेयर क्रिएट कर लेता है, जिससे क्या होता है, जो पेरेंट मेटल ऑक्सीडाइज नहीं होता है और ये प्रिवेंट कर लेता है ताकि वहां पे ऑक्सीडेशन ना हो, जिससे हम रस्टिंग या फिर करोजन कहते हैं। और बेसिकली हम कहते हैं कि ये करोजन को प्रिवेंट करना है तो आपको 8 से 12% क्रोमियम मिलाना पड़ेगा इन जनरल। इससे कम पे रहता है तो उतना अच्छी प्रिवेंशन नहीं मिलती है, मतलब उतना स्ट्रांग जो करोजन रेजिस्टेंस होता है वो डेवलप नहीं होता है। कुछ इस तरीके का क्रोमियम दिखता है और ये तो आपको पहले से दिख रहा है निकिल। और क्रोमियम जो होता है ऑक्सीडेशन के अलावा या फिर करोजन से प्रिवेंट करने के अलावा ये आपके स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, हार्डनेस को भी बढ़ाता है और ये हीट ट्रीटमेंट एबिलिटी को भी इंप्रूव करता है। बट ये सब माइनर प्रॉपर्टी इंप्रूवमेंट हैं, जो मेजर प्रॉपर्टी इंप्रूवमेंट होता है वो केवल करोजन होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप आंसर क्या देते हो, करोजन देते हो। अब हमारा जो थर्ड अलाइंग एलिमेंट है दैट इज वेनेडियम। वेनेडियम बेसिकली क्या करता है, आपके डक्टिलिटी को इंप्रूव करता है, हार्डनेस को इंप्रूव करता है और जो पेरेंट मटेरियल है उसके स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करता है। कैसे इंप्रूव करता है भाई, बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये जो ग्रेन फॉर्मेशन होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो ग्रेन्स का इलोंगेशन नहीं होता है, इसके वजह से वहां पे फाइन ग्रेन्स बनते हैं। फाइन ग्रेन्स बनने की वजह से ये सारी प्रॉपर्टी इंप्रूव होती हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है आपका वेनेडियम। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, ये डक्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं वेनेडियम, हार्डनेस और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। क्यों इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइन ग्रेन्स जनरेट होता है। नेक्स्ट जो हमारा एलाइंग एलिमेंट है दैट इज मैग्नीज। ये भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है और बहुत फ्रिक्वेंटली इसलिए यूज किया जाता है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। जैसे अगर किसी भी मटेरियल का आपको हार्डनेस बढ़ानी है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो आप क्या प्रोसेस एक अप्लाई करते हो, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का नाम आपने सुना होगा। बेसिकली हर जगह अप्लाई होता है क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोडक्ट होते हैं वो कास्टिंग से बनते हैं और कास्टिंग में हीट ट्रीटमेंट कंपलसरी जैसे ही मान लो आप होता है, तो मैक्सिमम जगह इसका यूज होता है फिजिकल लाइफ में। मैग्नीज बेसिकली करता क्या है, ये एक तरह से क्विंच प्रमोटर होता है। जैसे आपको क्या होता है, क्विंच करके, क्विंचिंग मतलब जहां पे हाई रेट में हीट ट्रांसफर करते हो आप और आपको हार्डनेस और स्ट्रेंथ मिलती है। तो मैग्नीज मिलाने से बेसिकली होता क्या है, ये उसको प्रमोट कर देता है कि अगर आप स्लो रेट से भी क्विंचिंग करते हो तो भी आपको प्रीवियस वाली जो हार्डनेस या स्ट्रेंथ थी पेरेंट मटेरियल की वही मिलेगी अगर वहां पे मैग्नीज प्रेजेंट है तो बेसिकली इसका काम ये होता है। इसके वजह से एक फायदा और होता है, पहले तो स्लो रेट पे आपको वही प्रॉपर्टी मिल गई, दूसरी यहाँ पे जो हीट ट्रीटमेंट का एक डिफेक्ट्स होते हैं वो भी जनरेट नहीं होते हैं क्योंकि आप स्लो क्विंचिंग कर रहे हो। इससे पहले आप क्या करते थे, फास्ट क्विंचिंग करते थे सेम मटेरियल सेम प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट जो हमारा एलाइंग एलिमेंट है दैट इज मॉलिबेडनम। मॉलिबेडनम भी क्रोमियम की तरह एक करोजन रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये करोजन रेजिस्टेंस को इंप्रूव करता है और जो भी करोजन रेजिस्टेंस को इंप्रूव करते हैं आप समझ लेना वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। ये हार्डनेबिलिटी को भी इंप्रूव करते हैं, ये टफनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत अच्छा चीज है भाई, सारी चीज बढ़ाया जा रहा है ये। और हार्डनेबिलिटी ये इंप्रूव करते हैं टू लो क्विंचिंग रेट। इससे पहले जैसे कि हमने मैग्नीज के बारे में डिस्कस किया, सिमिलर प्रॉपर्टी इनके पास भी होती है कि लो क्विंचिंग रेट से ये भी क्विंचिंग के प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर देते हैं, मतलब सेम प्रॉपर्टी अचीव कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से देखते हैं ये। इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है जो लोकलाइज्ड करोजन हो जाता है, जिसे आप पिटिंग ऑफ स्टील कहते हो। आप देखे होंगे कि इस तरीके से कहीं कहीं पे करोजन होता है, पूरे मटेरियल पे करोजन नहीं होता है, होल जनरेट हो जाता है करोजन की वजह से, यहाँ वीक हो जाता है मटेरियल आपका। तो ये इसको भी प्रिवेंट करते हैं, मतलब लोकलाइज्ड करोजन नहीं होने देते हैं।
अब हमारा जो नेक्स्ट एलाइंग एलिमेंट है दैट इज सल्फर। सल्फर को एलाइंग एलिमेंट कम, इसको हम अनडिजायर इंप्योरिटीज ज्यादा कहते हैं। इंप्योरिटीज का मतलब ये होता है कि वो ऑलरेडी हमारे पेरेंट मटेरियल में प्रेजेंट होता है, हमको उसको निकालना होता है, वो एक तरह की इंप्योरिटीज है। इसको इंप्योरिटीज क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसके प्रेजेंट होने के वजह से ब्रिटलनेस मटेरियल की बढ़ जाती है और उसकी वेल्डेनेबिलिटी घट जाती है। अब आप कहोगे वेल्डेनेबिलिटी कौन सी बहुत डिजायरेबल प्रॉपर्टी? भैया बहुत डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये फॉर्मिंग प्रोसेस जो होते हैं वहां पे वेल्डिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको वेल्डिंग तो करना पड़ेगा ना कहीं वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है। आपने स्टील को देखे होंगे, बहुत बार क्या होता है उनकी वेल्डेनेबिलिटी अच्छी नहीं होती है मटेरियल प्रॉपर्टी की वजह से। तो सोफा बेड जो लेके आते हो, चेयर जो लेके आते हो, उसकी वेल्डिंग क्या करती है? टूट जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रिटलनेस होता है, उनकी वेल्डेनेबिलिटी अच्छी नहीं होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये वेल्डेनेबिलिटी को घटा देता है। हाँ, अगर कहीं पे आपको वेल्डेनेबिलिटी से लेना देना नहीं है, आपको जोड़ना तोड़ना नहीं है और इनका अमाउंट कुछ इस तरीके से 0.1 0.3 में अवेलेबल है, तो ये मशीनेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। तो ये हो सकता है कि कहीं पे आपको वेल्डिंग नहीं करना है, केवल मशीनिंग करना है, तो वहां पे सल्फर को एज ए इंप्योरिटी नहीं काउंट करते हैं, वहां पे हम इसको एज ए एलॉइंग एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से सल्फर आपको दिखता है, ये सल्फर आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं टंगस्टन के बारे में। वाह, टंगस्टन तो भाई गजब का एलॉइंग एलिमेंट है और बहुत ही सिग्निफिकेंट है आज के टाइम में। क्यों भाई? क्योंकि ये टूल स्टील इसको कहा जाता है। जो भी टूल्स आपके बनते हैं वहां पे ये एलाइंग एलिमेंट होता ही होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि इसकी कटिंग एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है। जहां पे इसको अलाइन किया जाता है उस टूल की कटिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कटिंग एफिशिएंसी आप ये कह सकते हो, कटिंग अच्छी होती है, लाइफ ज्यादा होती है टूल की, हार्डनेस बढ़ जाती है, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उसकी, स्पीड ऑफ टूल बढ़ जाती है, ज्यादा स्पीड पे भी वो कटिंग कर सकता है। अब इतनी सारी चीजें बढ़ जाती हैं तो टंगस्टन को हम ऐड क्यों ना करें? तो टंगस्टन के पास बहुत ही अच्छी ये हार्डनेस होता है, और ये हार्डनेस और जो टफनेस होता है ना, ओवर द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। आप सभी को पता है कि जब आप कटिंग कर रहे होते हैं ना, उस टाइम जो कटिंग टूल होता है उसका टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन होता है वहां पे कटिंग में और टेम्परेचर काफी बढ़ता है, तो जो टूल होती है उसकी प्रॉपर्टी चेंज होने के चांसेज होते हैं और उसके फेल होने का चांसेज होता है। तो इससे अगर टंगस्टन आप मिलाते हो तो इससे आपका टूल बच जाता है, क्योंकि ये मेंटेन करता है विथ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज होता नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इज हार्डेस्ट नोन मटेरियल। आप सभी को इसका आंसर पता होगा, दैट इज डायमंड। डायमंड एक एक्सेलेंट मटेरियल होता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी सारी एक्सेलेंट होती हैं। आप सभी को पता है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी 2300 मतलब हाईएस्ट होती है। इसकी एक्सेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हमने बात कर ली, इसकी एक्सेलेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी होती है। तो बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, इसीलिए तो ये महंगा भी होता है। आपने कभी सुना ही होगा कि जो गोल्ड होता है वो महंगा होता है, डायमंड उससे भी महंगा होता है। रीजन क्या होता है? रीजन होता है कि इस मटेरियल के पास वैसी क्वालिटी होती है, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जिसके वजह से इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज आती हैं बेसिकली। जैसे कि हमने पहले भी कहा, इसकी बहुत ही अच्छी फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी हार्डनेस काफ़ी अच्छी होती है, लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, इसमें फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बहुत अच्छी होती है, इसका थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं पे आपको हाई टेम्परेचर पे यूज करना है किसी मटेरियल को तो वहाँ पे इसका एक्सपेंशन नहीं होगा, एफिशिएंसी के साथ ये वहाँ पे वर्क कर पाएगा, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये सारे इसके एप्लीकेशन हैं, जैसे वियर कंपोनेंट्स जहाँ पे होते हैं, जो कटिंग टूल होते हैं जहाँ पे थर्मल मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, चाहे हीट ट्रांसफर करना हो, चाहे ज़्यादा टेम्परेचर पे उसका यूज़ करना हो, तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स होती हैं जहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ स्टील। किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये? तो ये बेसिकली HSS आपने सुना भी होगा, HSS। ये बेसिकली क्या है? एक तरह का एलॉय है। इसमें क्या क्या होता है भाई? क्रोमियम होती है अराउंड 4%, टंगस्टन होता है 6%, मॉलिब्डेनम 10%। ये जो कंपोजिशन है ये 1% के आसपास वेरी हो सकता है। आप अलग अलग जगह से लोगे तो अलग अलग सोर्स में अलग अलग दिया रहता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है।
वेनेडियम होता है 2% के आसपास, कोबाल्ट होता है और कार्बन भी होता है 1%। कहीं पे कार्बन 1% लिखा होगा, कहीं पे 1.5 लिखा होगा, तो बहुत ज़्यादा आपको वरीड होने की टेंशन नहीं है। जो भी आपके ऑप्शन में बेस्ट मैचिंग होगा उस हिसाब से आप आंसर कर सकते हो। इसका यूज जो होता है, ये इससे भी कटिंग टूल बनाए जाते हैं, आपने देखे होंगे जो भी टूल्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे कटिंग टूल बोल रहा हूँ, तो चाहे आप किसी भी टाइप के कटिंग टूल्स बना सकते हो यहाँ पे। और इन सब में ड्रिल बिट में भी इनका यूज किया जाता है, पावर शॉ में भी इनका यूज किया जाता है, तो काफ़ी एप्लीकेशन है इसका भी। इसके साथ साथ आपको ये भी जानना चाहिए, क्योंकि ये कंपोजिशन भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो लो कार्बन स्टील होता है उसमें कितना % कार्बन होता है, बहुत ही फेमस है, कई बार पूछा जाता है और कभी कभी इनके एप्लीकेशंस भी पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं कार्बन का परसेंटेज, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, ये मैंने मेंशन कर दिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो प्लेट्स आपने देखे होंगे बहुत सारे जगह यूज होते हैं, वो सब लो कार्बन स्टील होते हैं। जैसे जैसे कार्बन आप बढ़ाते जाते हो, मटेरियल की हार्डनेस बढ़ती जाती है और डक्टिलिटी जो होती है उनकी डिक्रीज होती जाती है, वेल्डनेबिलिटी भी उनकी डिक्रीज होती जाती है। ये सारी प्रॉपर्टी है। माइल्ड स्टील की हम बात करें तो माइल्ड स्टील में 0.15 से लेके 3 तक माइल्ड स्टील होता है। मीडियम कार्बन स्टील की अगर बात करें 0.3 से 0.5 यहाँ पे मेंशन किया है, कहीं पे 0.3 से 0.6 भी मेंशन किया रहेगा, तो ये भी आप देख लेना। और आप देखते रहना कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी वेरी कर रही है। जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे लिखेगा कि इसकी वेल्डनेबिलिटी घटती जाती है, फिर उससे कोई फ्रेम बनाना, कोई स्ट्रक्चर बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। हाई कार्बन स्टील में 0.5 से लेके 1% तक होता है, ये 1.5। और आपने पढ़ा भी होगा कि स्टील जो होता है बेसिकली उसमें 2% तक होता है, 2% से 6.67 तक आप कह सकते हो। वहां पे कास्ट आयरन होता है, आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे। बट जैसे जैसे कार्बन आप बढ़ाते जाते हो उसकी वेल्डनेबिलिटी घटती जाती है, और जहां पे हाई कार्बन स्टील होता है वहां पे हार्डनेस उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट स्प्रिंग बनाया जाता है, स्प्रिंग आपने देखा होगा काफी हार्ड होता है। डाई बनाया जाता है, रेल्स बनाए जाते हैं जो रेल रोड होते हैं, और इनकी वेल्डनेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये वेल्ड किए जाते हैं, बट इनको वेल्ड करने के लिए आपको प्री हीट करना पड़ता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है वेल्ड करना, ज्यादा पैसे खर्चा करना पड़ता है। बट नेवरदलेस जहां पे रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम करते ही हैं। ये डायग्राम में एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि जो आयरन ओर होता है उससे हम पिग आयरन कैसे अचीव करते हैं। तो यहाँ पे फर्नेस का नाम दिया रहेगा, जैसे ब्लास्ट फर्नेस, कपुला फर्नेस, किससे होता है, तो आप याद रखना कि इससे ब्लास्ट फर्नेस से हम पिग आयरन प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम आयरन ओर। अब इनको 3 पार्ट में बेसिकली कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पे रॉट आयरन है जिसमें कार्बन परसेंटेज 0.15 होती है अप टू मैक्सिमम, इससे या इससे कम। स्टील की हम बात करें तो 0.15 से लेके 0.25 तक ये मैक्सिमम जगह यूज किया जाता है, प्रेफरेबल होता है, बट ये वेरी कर सकता है अप टू 2% तक। 2% के बाद जो कार्बन होता है उसे हम कहते हैं कास्ट आयरन। इसको भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, आगे हम इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे एक चीज और आप इन ब्रीफ देख लो कि जो मेटल एलॉय होता है इसमें फेरस हो सकता है, नॉन फेरस हो सकता है। फेरस आप जानते हो जिसमें बेसिकली फेराइड हो, और नॉन फेरस जिसमें फेराइड नहीं हो, जैसे कॉपर बेस्ड एलॉय भी होते हैं, आपके निकल बेस्ड एलॉय भी होते हैं। तो बेसिकली ये इनका कैटेगराइजेशन है, लो हाई मीडियम, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। बस ये आप अपने माइंड में रखना, कभी कभी इससे कैटेगराइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द करोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेनलेस स्टील इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस से भाई, क्रोमियम के प्रेजेंस से। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। क्रोमियम का परसेंटेज कितना होता है, 8 to 12 होता है। ये ऑक्सीडाइज नहीं होने देते हैं, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं। और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि हार्डनेबिलिटी को भी बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एडिंग द वेनेडियम टू द स्टील रिजल्ट इज इंप्रूव्ड ऑफ। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि वेनेडियम को ऐड करने से आप क्या क्या बढ़ा लेते हो, तो आप बढ़ा लेते हो उसकी डक्टिलिटी, हार्डनेस, स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे कौन सा मैच करेगा आपका, हार्डनेबिलिटी। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, ऑलरेडी ये सब चीजें हमने डिस्कस किया। आप देख रहे हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, टाइटेनियम इज द स्टील इंप्रूव। टाइटेनियम क्या इंप्रूव करता है भाई, ये बेसिकली एक तरह का स्टेबलाइजिंग एलिमेंट होता है टाइटेनियम जो होता है, और ये भी इंप्रूव करता है आपके करोजन रेजिस्टेंस को, आपके स्ट्रेंथ को, आपके वेल्डनेबिलिटी को। बट एक तरह का रेयर अर्थ मेटल है, इसको यूज करना बहुत ही महंगा होता है। तो जहां पर रिक्वायर्ड होता है, बहुत ही जरूरी होता है कि बिना टाइटेनियम का काम नहीं चलेगा, वहीं पे हम इसको यूज करते हैं, अदरवाइज इसको यूज को हम अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी होगा, स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस ऑफ करोजन टू द स्टील। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इसको ऑलरेडी हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है। रेल रोड जो बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है।
बेसिकली हम ये देखते हैं कि उसके पास फटीग स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो लोड का जो वेरिएशन होता है, फ्लक्चुएशन होता है, वो आता है। उसके साथ उसके पास वियर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, वियर जल्दी ना हो, क्योंकि उसकी लाइफ ज़्यादा होना चाहिए। हर रोज तो हम रेलवे का जो ट्रैक होता है वो बिछा नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम हाई कार्बन स्टील को वहां पे यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एन एलॉय ऑफ द कॉपर एंड जिंक इज कॉल्ड। कॉपर और जिंक के एलॉय को क्या कहते हैं भाई? ब्रास कहते हैं। ब्रास बेसिकली बना होता है कॉपर एंड जिंक का, और ब्रास में ये परसेंटेज इन जनरल परसेंटेज है, ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। कॉपर होता है 66% और जिंक होता है 32%। अगर हम इसको मिलाएं तो इसकी हार्डनेबिलिटी, वर्कबिलिटी बढ़ जाती है। जो भी हमारा मेटल होता है ब्रास की अगर हम बात करें तो ये इंप्रूव हो जाता है इसका। और ब्रास जो होता है ज़्यादा मेलेबल होता है आपके ब्रोंज से और जिंक से, बट ये कह सकते हो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एज कंपेरिजन तो इन दोनों कम होता है थोड़ा सा। और इसकी प्रॉपर्टी डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हो। कॉपर और जिंक का ये एलॉय है, तो कॉपर और जिंक की परसेंटेज अगर आप चेंज कर दोगे तो इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। बट इन जनरल मैंने बता दिया आपको परसेंटेज क्या होता है। इनकी वर्कबिलिटी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आपने पुराने जमाने में भी देखे होंगे कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आप तभी बना सकते हो जब उस पर वर्क करना आसान हो, उसका मशीनिंग करना ईजी हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कॉपर और जिंक का एलॉय है बेसिकली। और जो भी पहले टाइम के आप इस टाइप के स्ट्रक्चर्स देखोगे जो बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही डिजाइंड होते हैं, यहाँ पे ये बेसिकली इसी मटेरियल के बने होते हैं, ब्रास के। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम एलॉय आर जनरली यूज्ड फॉर। एल्यूमिनियम एलॉय में भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। अगर हम बात करें तो लाइट वेट होता है, रेजिलिएंट होता है, इसके करोजन रेजिस्टेंस अच्छे होते हैं, गुड कंडक्टर होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। बट यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो एल्यूमिनियम एलॉय है ये जनरली क्यों यूज किया जाता है। एक इसमें बहुत ही एक्सेलेंट प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। जितना हल्का होता है ये एज कंपेरिजन टू दूसरे मेटल, उतना ही कंपेरेटिवली इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इसी वजह से जहाँ भी हमको ऐसा फील होता है ना कि इसको मतलब ऊपर ले जाने के लिए, जैसे कि एरोप्लेन्स हुए, आपके हेलीकॉप्टर्स हुए, जो भी आपके चीज़ें हैं जिसको आप फ्लाइंग करना होता है पेट्रोल बन करके या पैसे खर्चा करके वहाँ पे हमको वेट मिनिमम रखना होता है, स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए होती है कंपेरेटिवली, तो वहाँ पे हम एल्यूमिनियम का बेसिकली यूज करते हैं। इतनी सारी प्रॉपर्टी हमने देख ली, बट ये प्रॉपर्टी यहाँ पे जो मैच कर रही है वो बस करोजन वाली है, तो इसके पास एक्सेलेंट करोजन रेजिस्टेंस भी होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, टंगस्टन एज एन एलॉइंग एलिमेंट इन द एलॉय स्टील इज यूज। किस लिए यूज किया जाता है भाई टंगस्टन बेसिकली इंप्रूव करता है आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टी को। जो कंस्ट्रक्शन स्टील होता है, टूल स्टील, इसके पहले भी हमने डिस्कस किया जब हम एलॉइंग एलिमेंट को ब्रीफ में डिस्कस कर रहे थे, तो बेसिकली वहाँ पे टंगस्टन लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर लिया है। और टेम्परेचर वेरी करता है, वहाँ पे भी इसकी सस्टेनेबिलिटी रहती है इसके प्रॉपर्टी की। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका बी करेक्ट होगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव करता है और टेम्परेचर एलिवेशन जो होता है उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी को ये सस्टेन कर पाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, स्टील कंटेन 0.8215 कार्बन इज नोन एज। इसे हम क्या कहते हैं? ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया, आपको याद होना चाहिए। इसे हम कहते हैं हाई कार्बन स्टील। ठीक है, स्टील में परसेंटेज क्या होता है? अप टू 2 या कहीं कहीं पे 2.1 भी मेंशन होगा, उसके बाद 2 to 6.67 तक हम कास्ट आयरन कहते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है कि कौन सा स्टील में कितने कार्बन होता है। ये बेसिकली आप याद रखना, बहुत बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब हम कास्ट आयरन की बात कर रहे थे, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो कास्ट आयरन आपको पता है कि मोर देन 2% टू 6.67% तक कास्ट आयरन होता है। अब ये कई सारे टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाइट कास्ट आयरन को। तो व्हाइट कास्ट आयरन व्हाइट कलर का होता है क्योंकि इसमें कार्बाइड की इंप्योरिटीज होती हैं, इसलिए इसको जब आप क्रैक करोगे तो ये व्हाइट कलर का दिखेगा। दैट्स वाई इसको हम व्हाइट कास्ट आयरन कहते हैं। इनके प्रॉपर्टी की हम बात करें तो थोड़ा सा ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। इनके एप्लीकेशन की हम बात करें तो ये सारे एप्लीकेशन यहाँ पे इनके मेंशन हैं, जैसे कि जहाँ पे पंप्स होते हैं वहाँ पे, बॉल, रिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रे कास्ट आयरन का, तो जैसे कि इनका नाम है ग्रे कास्ट आयरन, उसी तरीके से ये ग्रेस कलर के होते हैं। और यहाँ पे बेसिकली जो कार्बन लेड टू फॉर्मेट अ ग्रेफाइट फ्लैंक्स। ये जो ग्रेफाइट फ्लैंक्स होते हैं ना, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर का नाम है, किस शेप में वो बनते हैं।
तो ये थोड़ी जो नुकीले होते हैं, नुकीला शेप होते हैं, पतले पतले ग्रेफाइट्स फ्लैंक्स के, आप सर्च करोगे तो गूगल पे दिखा देगा, मैं भूल गया यहाँ पे ऐड करना। तो ये ग्रेफाइट फ्लैंक की वजह से बेसिकली होता क्या है, जब इनका क्रैक प्रोपगेशन होता है ना, तो ये उस क्रैक्स को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अगर सपोज करिए ये मटेरियल ग्रे कास्ट आयरन ब्रेक हो रहा है, तो ये पहले फ्लैंक्स ब्रेक होता है, इसके बाद बेस मटेरियल ब्रेक होता है, तो ये प्रोपोगेट नहीं होने देते हैं आगे। और अगर हम बात करें इसके प्रॉपर्टी का, तो इसमें जो शॉक रेजिस्टेंस होता है ये भी कम होता है, इसकी इलास्टिसिटी भी कम होती है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होती है। अब आप कहोगे सारा चीज कम ही होता है क्या? नहीं, ये जो ग्रेफाइट फ्लैंक होते हैं ये कुछ चीजें इनको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे इनके पास मशीनेबिलिटी अच्छी होती है, डैम्पिंग फीचर अच्छा होता है, ये थोड़े से लुब्रिकेटिंग नेचर के भी होते हैं। और ये इनका बेसिकली यूज होता है बहुत सारी इंडस्ट्री में, जैसे एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल मिल्स, इन सारी इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट कास्ट आयरन है दैट इज मेलेबल कास्ट आयरन, नाम भी है इनका मेलेबल कास्ट आयरन। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो हमारा व्हाइट कास्ट आयरन जिसको इससे पहले हमने पढ़ा था, उसका हीट ट्रीटमेंट करके हम कार्बाइड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसके पहले जो वहां पे ग्रेफाइट फ्लैंक थे वो थोड़ा सा कन्वर्ट होके स्फेरिकल शेप पकड़ लेते हैं, और ये स्फेरिकल शेप पकड़ने की वजह से जो बाउंड्रीज फ्रेम होती है इसमें, वो जो बाउंड्रीज होती है ना वो शार्प नहीं होती है। जैसे अगर फ्लैंक रहेगा तो उसकी बाउंड्री शार्प होगी, मैंने कहा कि इनरेगुलर शेप्स होती हैं और वो नुकीली थोड़ी होती हैं, तो वो स्फेरिकल होने की वजह से थोड़ी सी ये शार्पनेस इसकी कम हो जाती है, तो ये एक फायदा होता है। इसमें श्रिंकेज काफी ज्यादा होता है, कंसिडरेबल श्रिंकेज होता है, तो जब कभी आप कुछ बनाते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें श्रिंकेज काफी होगा। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज डक्टाइल कास्ट आयरन, ये भी एक तरह का फेरस एलॉय है, हम सभी जानते हैं, पहले से डिस्कस करते आए हैं। और ये जो डक्टाइल कास्ट आयरन है दैट विल प्रोड्यूस टू एडेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं डक्टाइल कास्ट आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए। वजह से क्या होता है, ये मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन, सल्फर और जो मोल्टेन आयरन होता है उससे रिएक्ट करके ये शेप बना लेता है न्यूडल शेप ग्रेफाइट। बहुत मैटर करता है कि हमारा जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो कैसा डेवलप हो रहा है, उस हिसाब से मैकेनिकल प्रॉपर्टी अल्टर होती रहती है। इसीलिए इसके पास भी जो मेलेबल कास्ट आयरन है ना, जैसे वो लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन को फॉलो करता है, ये भी लीनियर, जैसे इसका डक्टाइल नाम भी है, ये भी लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन जो रिलेशन होता है उसको फॉलो करता है। और कुछ इस तरीके की ये शेप होती है जिसे हम न्यूडल शेप ग्रेफाइट, या फिर इसका नाम भी हम कहते हैं न्यूडुलर कास्ट आयरन, तो कभी कभी इसका ये भी नाम लिया जाता है। तो कुछ इस टाइप का शेपिंग होती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मोनल मेटल इज, मोनल मेटल क्या होता है, दिस इज नथिंग बट अ निकिल कॉपर एलॉय। आप परसेंटेज भी याद रखना, एग्जैक्ट आपको याद नहीं रखना है। ये परसेंटेज निकिल का 68 यहाँ पे मेंशन है, 29 कॉपर मेंशन है, ये 1-2% का वेरिएशन आपके एग्जाम में हो सकता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको इसके आसपास का ही देना है। 3% इसमें अदर कंस्टिट्यूएंट या फिर आप एलाइंग एलिमेंट्स कह सकते हो वो होते हैं, चूंकि निकिल यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसलिए ये स्ट्रांग होते हैं, डक्टाइल और टफ होते हैं, इनका करोजन प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छी होती है एज कंपेरिजन। अगर कंपेरिजन में कभी पूछता है तो ब्रास और ब्रोंज से इनका जो करोजन रेजिस्टेंस होता है वो अच्छा होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजिंग इज डन विथ द थिन लेयर ऑफ, किसके थिन लेयर से करते हैं भाई, जिंक के थिन लेयर से। और जो गैल्वेनाइजिंग होता है ये हम करते हैं टू प्रिवेंट द रस्टिंग, रस्टिंग मतलब टू प्रिवेंट द करोजन। और सबसे आसान तरीका होता है गैल्वेनाइजिंग का हॉट डिप, कहीं पे मोल्टन हॉट जिंक है, उसमें जिस मटेरियल की गैल्वेनाइजिंग आप करना चाहते हो उसको उसमें सबमर्ज कर दो, सिंपली हो गया गैल्वेनाइजिंग, और इससे क्या होगा, आपका मटेरियल का करोजन बच जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एन एलॉय प्रोड्यूस 1% ऑफ ट्रीन टू द मोन्स मेटल इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, नवल ब्रॉस कहते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन एक ही हो गए हैं, बट आप याद रखो नाम क्या है, नवल ब्रॉस है। बेसिकली इसको हम प्रोड्यूस ही करते हैं, इसका नाम भी नवल ब्रॉस है, और इसको हम यूज भी करते हैं मरीन में। इसके पास एक्सेलेंट करोजन रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि आपको पता है सी में सॉल्टी वाटर होता है तो वहां पे करोजन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसको हम सॉल्टी वाटर में यूज करते हैं तो फ्रेश वाटर में नहीं कर सकते, वहां पे भी जो सिस्टम बनते हैं उसमें हम यूज कर सकते हैं। बस इसके पास करोजन रेजिस्टेंस अच्छा होता है इसलिए हम इसको सॉल्टी वाटर में प्रीफर्ड करते हैं यूज करना। यहाँ पे परसेंटेज की अगर बात करें तो 60% आपका कॉपर होता है, 0.75% टीन होता है, यहाँ पे 1% मेंशन किया है तो मैंने बोला परसेंटेज में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, एंड 39% जिंक होता है। तो आप परसेंटेज याद करते टाइम बस आप ये याद रखो कि इसके आसपास वाला ही आंसर आपको देना है।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एडिंग द मैग्नीशियम टू द कास्ट आयरन इंक्रीज। अगर मैग्नीशियम ऐड करोगे तो दैट विल इंप्रूव द डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ बढ़ाती है और डक्टिलिटी बताती है। मैग्नीशियम इज द पावरफुल, मतलब एक तरह का एडिंग एलिमेंट होता है, फेवरेबल एडिंग एलिमेंट होता है जिसे हम ऐड करते हैं, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया। और अगर इसका कंसंट्रेशन 0.04 से इंप्रूव होता है तो जिसके वजह से स्पोराइडल फॉर्म करना शुरू करता है ग्रेफाइट का, जो उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, जिसके वजह से इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और डक्टिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इन लो कार्बन स्टील द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फर। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि सल्फर को एज हम इम्प्योरिटी ट्रीट करते हैं, बट इसकी जो अवेलेबिलिटी है, इसके वजह से जो मटेरियल है, पेरेंट मेटल है, उसकी मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलॉइंग कंटेनिंग द 70% ऑफ निकिल एंड 30% ऑफ कॉपर, उसे डेफिनेटली हम क्या कहते हैं, मोनल मेटल कहते हैं। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि अगर 70% है तो ये डेफिनेटली निकिल बेस्ड एलॉय है। कभी कभी ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निकिल और कार्बन के अलावा यहाँ पे आयरन, मैग्नीज, कार्बन और सिलिकॉन होता है। इसकी जो मशीनेबिलिटी होती है वो काफ़ी ख़राब होती है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है इसको मशीनिंग करना डिफिकल्ट है, इसीलिए इसको लो स्पीड पे या लो फीड रेट पे हम मशीन करते हैं। बट एक फ़ायदा होता है कि इसके पास करोजन रेजिस्टेंस और एसिडिक एनवायरनमेंट को बियर करने की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए एयरक्राफ्ट के कंस्ट्रक्शन में, ऑयल प्रोडक्शन, रिफाइनरी, मरीन, इन सब जगह इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि इनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा शॉक ऑब्जर्विंग या वाइब्रेशन ऑब्जर्विंग कैपेसिटी होती है, तो वो होती है मेलेबल कास्ट आयरन के पास, जो शॉक भी ऑब्जर्व कर लेता है, आपका वाइब्रेशन भी ऑब्जर्व कर लेता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी। ऑलरेडी हमने मेलेबल की प्रॉपर्टी क्या होती है वो डिस्कस किया हुआ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय प्रोसेस हाईएस्ट स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, कौन सा है, टाइटेनियम। टाइटेनियम के पास बहुत सारी क्वालिटी होती है। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जो टफनेस होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। इवन दो हाई टेम्परेचर हो तो भी मेंटेन करता है अपने टफनेस को। ऐसा नहीं है कि हाई टेम्परेचर पे ये जल्दी प्लास्टिकली इलोंगेट हो जाएगा और ज़्यादा इसकी टफनेस इसकी कम हो जाएगी। ये लाइट वेट होता है काफ़ी, और इसका जो करोजन रेजिस्टेंस होता है वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, और ये हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कर पाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया। तो काफी सारी प्रॉपर्टी होती है टाइटेनियम के पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द स्टील, ये क्या करता है, प्रमोट करता है इनब्रिटलमेंट को, और इसके वजह से यील्ड स्ट्रेंथ से पहले ही आपका मटेरियल फेल हो सकता है, वहां पे क्रैक्स आ सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सी। अब आप सोचोगे इसको रिमूव कैसे करें। बेसिकली एक तरह के ये रूम टेम्परेचर पे भी हाइड्रोजन क्या होता है, एलॉय स्टील में इन्फ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से इनब्रिटलमेंट होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं या बैंकिंग करते हैं हम हाई टेम्परेचर पे, जिसके वजह से जो इन्फ्यूजेज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाइट मेटल इज द एलॉय ऑफ। व्हाइट मेटल किसका एलॉय होता है, टीन और लेड का एलॉय होता है बेसिकली, और इसको हम यूज करते हैं जो डेकोरेटिंग पर्पज होता है ना, उसमें यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि जो भी डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, ऑर्नामेंट हुआ, इस टाइप की चीज़ों में हम इसका बेसिकली यूज करते हैं, और ये एक लेड बेस्ड और टीन बेस्ड एलॉय है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर रहे। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।